राधे राधे बच्चों। आज हम सब रिवीजन कैप्सूल के डेरिवेशन सीरीज के सेकेंड लेक्चर पे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 डेरिवेशन डिस्कस किया था। आप लोगों को अगर याद हो तो 3 डेरिवेशन हम सब ने डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, आज हम आगे के फिर चलेंगे। ठीक है, पेन पेपर ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेकेंड लेक्चर है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम था। गॉस के 3 एप्लीकेशन है, उनमें से एक एप्लीकेशन ये था। ठीक है, चलिए इस पे जाने से पहले मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर दूं कि फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम के यूज करने का मतलब हुआ कि मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के 2 रास्ते हैं। पहला मैथमेटिकल तरीका है E डॉट ds। ठीक है, ये फार्मूला है और ये हो जाता है E ds cos थीटा। ध्यान रखिएगा इसमें 2 बातें। जब हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो यहाँ जो ये बात आ रही है, 2 बातें इसमें समझने लायक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। ds जो है इस सरफेस एरिया है गॉसियन सरफेस का। किसका? गॉसियन सरफेस का आपको लेना है सरफेस एरिया, ये याद रखना हमेशा। थीटा जो है E एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है भैया? जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। ठीक बात है इतना। और दूसरा फ्लक्स का तरीका है बच्चों Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का थ्योरम था, गॉस का लॉ था। Q इनसाइड क्या है? जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया उसके अंदर कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं Q इनसाइड या चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर है? इसको कॉपी में लिख लीजिए एक जगह अपने, फिर आप शुरू करिएगा डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के हम पे 2 तरीके हो गए। पहला है मैथमेटिकल तरीका E डॉट ds। उस ds का मतलब हुआ कि सरफेस एरिया लेनी है। किसकी लेनी है? गॉसियन सरफेस की। ये क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक, चलिए तो हमने क्या किया बच्चों, देखिए एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, इस पे टोटल चार्ज प्लस Q का डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपका सेंटर O हो गया, ये आपका सेंटर O हो गया। और हमने क्या किया, एक पॉइंट चुना बच्चों जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। वो पॉइंट है P। वो पॉइंट है P जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं इस चार्ज की वजह से। तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ना वहीं पे पेन रख करके एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाइए जिससे कि ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड हो जाए इसके अंदर। क्या ये बात सबको क्लियर है? ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जिससे पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे एनक्लोज्ड हो जाए। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, छोटे से एरिया हम ले रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है हम स्मॉल r मानते हैं। तो इसका जो पहला केस है ए, उसमें हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप एक काम करिए, जो भी बातें इसमें लिखी हैं तो थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं बच्चे। कंसीडर अ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है बच्चों, देखिए जरा क्या किया हमने। देखिए ये चीज लिखने के लिए कोई रटने की चीज नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। इसमें हमें एक कंसीडर किया, हमें स्फेरिकल चार्ज सेल से निकालना है तो हमने कहा कि ये कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। क्लियर है बात? लेट, अब देखिए स्फीयर ले लिया, अब मैंने मान लिया कि इस पे चार्ज कितना है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ठीक बात है, यहाँ तक यूनिफॉर्मली होगा, ये बात भी क्लियर है। और हम यहाँ से ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P वेयर OP इक्वल टू R। तो हमने क्या किया बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं हम, OP को, यानी हमारा पहला केस है, पहला केस हमारा यह है कि R ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कहाँ है? आउटसाइड द सेल। इसका मतलब क्या हुआ? आउटसाइड द सेल। क्लियर है ये बात? अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये गॉसियन सरफेस मान लिया है S। हमने क्या किया, लेट अ गॉसियन सरफेस, ये इमेजिनरी होता है बच्चों, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। स्मॉल r के एक गॉसियन सरफेस हमने मान लिया। अब मुझे इस पॉइंट पे देखना है तो जरा देखिएगा, अगर ये टोटल चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A होगी। ठीक बात है। और एरिया वेक्टर इस सरफेस का परपेंडिकुलर, किसी भी कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर वही होता है जो उसके सेंटर से पास होके चली जाए, तभी तो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया। मतलब यहाँ पे E और N के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज सरफेस E डॉट ds, ये हमारा ये ds है, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे लिखें तो हम देख पा रहे हैं कि E ds cos 0 है, तो यहाँ से आपको फाई मिल गया क्लोज सरफेस यानी कि क्लोज इंटीग्रल E ds, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। अब हमको क्या करना है बच्चों, E ds, अब सरफेस एरिया लेना है ds यहाँ पे, तो ds किसके लोगे, क्या बताया था मैंने, जो गॉसियन सरफेस होता है उसी की यहाँ पे ये सरफेस एरिया हमको लेनी होती है बच्चों, क्या ठीक बात है, उसी की सरफेस एरिया लेनी पड़ती है। तो इसकी ये जो सरफेस है इसके एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगी, ठीक बात है इतनी। तो देखिएगा हमारा जो यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट होगा, फ्लक्स इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रल ds यानी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। क्या मेरा इक्वेशन बन गया, ठीक। इसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या कहा भाई साहब कि जो फ्लक्स होगा, जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, तो देखिए उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q इनक्लोज्ड है, क्या ठीक बात है। तो टोटल चार्ज अगर Q इनक्लोज्ड है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या ठीक बात है इतनी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। तो अब ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या देख पा रहा है कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या, ठीक। तो E इक्वल टू कितना मिलेगा, Q अपॉन, ध्यान से देखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यानी कुछ ऐसे लग रहा है बच्चे कि एक पॉइंट चार्ज जो है वो सेंटर पे लोकलाइज्ड है, यानी चार्ज जो है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया और इससे हम देख पा रहे हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना। ये बिल्कुल वैसे ही है, एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला था, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक वही लगाया गया है। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है, ठीक। चलिए दूसरा केस हम लेते हैं। दूसरे केस में हमको क्या करना है भैया, सेकेंड केस हमारा यानी कि बी पार्ट इसका। सेकेंड केस में क्या है भाई, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि एट दी सरफेस, एट दी सरफेस। तो जो ये फार्मूला आया है उसमें सिंपल आप क्या रख दोगे, Q अपन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस वही बन जाएगा, सरफेस एरिया वही आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। सी वाली जो बात है वो क्या है, R लेस देन कैपिटल R। इसके लिए हम क्या करेंगे जरा गौर से देखिएगा, फिर से हमने बच्चों यहाँ पे स्फीयर बना लिया, ठीक है, और पॉइंट जो हमारा है वो इसके अंदर होगा, ये हमारा चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्या ठीक बात है, चार्ज हमारा इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको यूनिफॉर्मली। और ये जो हमारा है ये हमारा एक पॉइंट P, देखिए इसकी रेडियस तो कैपिटल R पहले से है बच्चों, और हमने क्या किया, एक पॉइंट P लिया और इस P पॉइंट को लेकर के एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया जिसकी रेडियस हमने स्मॉल r मान ली, जो कि पहले भी हमने कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर तो इधर ही मिलेगा, ds वेक्टर, हाँ या ना, क्या ठीक बात है, क्या ये एरिया वेक्टर हमको इधर ही मिलेगा, हाँ या ना, ds यही मिलेगा हमें, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बाद में देखेंगे हम लोग क्या करना है मुझे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, जब हम इसके इनसाइड दिस सेल गए, इनसाइड दिस सेल गए तो जो फ्लक्स निकाला हमने मैथमेटिकली वो ई डी एस निकाला, कॉस थीटा निकाला, वो तो 0 डिग्री ही बनेगा, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। लेकिन चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, 0, तो इसका मतलब E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0 होनी ही चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है बच्चों कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है अगर ये सेंटर O है, क्या ठीक बात है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर कभी कभी ग्राफ पूछता है बच्चों कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, मतलब E वर्सेज R का, E वर्सेज R का ग्राफ बनाओ।
ध्यान से सोचो, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सारी बातें इसी से है। ये आपके सरफेस पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट आपके सरफेस पे आ रहा है बच्चों, और दूसरा जो आपका पॉइंट है, जो ए पॉइंट सरफेस पे है, इसके पहले तो देखिएगा जरा ध्यान से क्या हुआ, इसके पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और यहाँ के बाद ऐसे चेंज हो जा रही है, यानी ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। क्या ये बात सबको समझ में आ पा रही है बच्चों? तो यहाँ से हमारा ये शुरू, एक ग्राफ कई बार आपसे पूछता है, और यहाँ पे ई मैक्सिमम है, मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है बच्चों। क्या याद रखोगे? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है। क्या ठीक बात है? ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया? क्या करना होता है, जिस पॉइंट पे मुझे गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, उस पॉइंट पे अपने पेन को रख के और एक ऐसा सरफेस एज्यूम करिए जिससे कि सारा का सारा चार्ज उसके अंदर आ जाए, यानी गॉसियन सरफेस बनाना है, वो सरफेस उसके अंदर आ जाए, चार्ज अंदर आए ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अब फिर ये देखिए कि दो तरीके हैं आपके, हमेशा दिमाग में रखना है, दो तरीके हैं हमारे पास, एक मैथमेटिकल तरीका है ई डॉट डी एस का, और एक तरीका है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। हमने दोनों वही लगाया है और पूरा का पूरा सॉल्व किया है। ठीक बात है इतने? हाँ या ना? कोई समस्या यहाँ तक? ठीक बात है। चलिए, हमारा सेकंड जो है, सेकंड जो बात हमारा डिस्कस करेंगे वो ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स करेंगे। तो पहले एक बात आप जरा समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी जब सेल होती है तो उस सेल की दो बातें कही जाती हैं। एक होता है इसका एक टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक, ये हमारा होता है टर्मिनल पोटेंशियल, और एक होती है इसकी ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर बात है? तो किसी भी सेल में आपने अगर केमिस्ट्री वगैरह में ये बात पढ़ी होगी, गैल्वानिक सेल वगैरह पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की चर्चा की जाती है। फिर भी यहाँ पे एक बात बताते हैं, जो ये टर्मिनल पोटेंशियल जिसकी हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसने आई करंट दिया, तो जो हमें रीडिंग होती है वो कैसी होती है? कुछ सेल ऐसे है, मैं समझिए एक रेजिस्टेंस भी लगा है और इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है, इसका ई है और इसका रेजिस्टेंस आर है, करंट आई जा रही है, मैं कह रहा हूँ इसके एक और पोटेंशियल लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे? ई माइनस, इस रेजिस्टेंस ने कुछ खा गया, आई आर, यही क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी अगर सेल दिया हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, तो आप पोटेंशियल हमेशा कैसे निकालोगे? ई माइनस आई आर, ये लिखना आप लोग को पता होना चाहिए। मान लीजिए करंट आई दे रहा है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप मैं पूछूं इस पूरे से मिलके, तो क्या लिखोगे? ईएमएफ माइनस जो इस रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ। तो एक्चुअल जो पोटेंशियल हमको मिलता है किसी बैटरी से, वो क्या मिलता है? ये कब है? जब बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है, मतलब पॉजिटिव से करंट बाहर आ रही है। ये वाली लाइन कब लिखते हैं? जब डिस्चार्जिंग मोड होता है। चार्जिंग मोड में ये प्लस हो जाता है, बस ये लाइन याद रखिएगा। डिस्चार्जिंग मोड का मतलब जब हम करंट विड्रॉ करते हैं, करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी ये सेल से, तब हमको ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या ये लाइन सबको क्लियर रहेगी बच्चों? क्या V इक्वल टू जो होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल है, और वो टर्मिनल पोटेंशियल हमको कैसे मिलेगी? वो टर्मिनल पोटेंशियल बच्चों हम लोगों को ई माइनस, यानी ईएमएफ क्या होती है? सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल जब हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते बच्चे, जब हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते तब हमको ये करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग इनकी, यानी दो सेल है, ये हम के सिलेबस में हम लोग के, तो हम दो की बात कर रहे हैं। आगे चल के हम इसमें और की भी देख लेंगे एक बार। जैसे मान लीजिए E1, R1 है, E2, R2 है, तो इसका नेट पोटेंशियल भाई दोनों मिलकर जो ड्रॉप करेंगे, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को मिला के अगर मैं एक सेल से रिप्लेस कर दूं तो वो सेल कितने का होना चाहिए, उसका ईएमएफ क्या होगा अगर इन दोनों को मिला के मैं इसको रिप्लेस करूं। सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसमें हम दो पोटेंशियल लिख रहे हैं, पहले तो इस सेल के अबाउट, फिर इस सेल के अबाउट। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फिगर 1 की। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले फिगर 1 की, और ये हमारी दूसरी है। तो हम अगर फिगर 1 से इस बात को लिखने की कोशिश करें बच्चों, तो VAB का मतलब क्या हुआ बच्चों? VA माइनस VB को क्या लिखोगे? E1 माइनस IR1। क्या ये बात समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर 1। फिर B और C, इस सेल के अबाउट अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? VBC, तो क्या लिखोगे? VV माइनस VC। तो इसका ईएमएफ क्या लिखोगे? E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, तो ध्यान से जोड़िएगा, दोनों को अगर ऐड कर दूं तो देखिए VV कैंसिल, बचेगा क्या आपका? VA माइनस VC, इसको आप क्या लिख सकते हो? VAC। और ये देखिएगा जरा, E1 प्लस E2 एक साथ हो जाएगा बच्चों माइनस I, और ये R1 प्लस R2 एक साथ हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ये काम हमने कैसे किया? ये काम हमने किया है बच्चों इन दोनों सेल के लिए अलग अलग हमने।
तो ए और सी के बीच पोटेंशियल, अब इन दोनों को हटा के इसी ए और सी के बीच पोटेंशियल में अगर फ्रॉम सेकेंड फिगर से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस करंट, तो अभी भी इसमें आई ही जाएगी, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक बात है बच्चों, कंपेयर करिए जरा, वी ए सी बराबर हो गया, हाँ या ना, ई इक्विवेलेंट की जगह क्या मिला, ई इक्विवेलेंट की जगह मिला E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट की जगह क्या मिला, R1 प्लस R2। जरा ये देखिए तो सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं ठीक वैसा ही रिजल्ट है, और पोटेंशियल सिंपल ऐड कर दिया गया है, सीरीज में पोटेंशियल सिंपल ऐड कर दिया गया है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर सीरीज में दो सेल लगे हुए हो तो उनका पोटेंशियल ऐसे लिखा जा सकता है, E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस जितने भी इंटरनल हो उनको सिंपली जैसे आप पैरेलल में ट्रीट करते हो, सीरीज में ट्रीट करते हो रेजिस्टेंसेस को, वैसे ही ट्रीट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक, अभी भी वही सेल है, लेकिन अब जो कंडीशन है वो मेरी कंडीशन है पैरेलल सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम किस में देखने वाले हैं, दो सेल अगर पैरेलल कनेक्ट हो तो क्या होगा, अगर दो सेल पैरेलल कनेक्ट हो तो क्या होगा, पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। चलिए, एक हमारा पहला सेल हो गया, ठीक बात, और ये हमारा दूसरा सेल हो गया, ठीक बात है, क्लियर है। करंट ऐसे ही आ रही होगी, ये ऐसे आ रही होगी I, इसमें जा रही होगी I1 और इसमें जा रही होगी I2, यहाँ पे फिर आ गई I। क्या ये ठीक बात है, ये पॉइंट हमने मान लिया A, ये पॉइंट हमने मान लिया C, ये पॉइंट हमने मान लिया B, ये पॉइंट हमने मान लिया D। जरा गौर से देखिएगा, ये जो पहला सेल है भाई वही सेल है दोनों जो लिखा हुआ हम लोगों ने, E1 और R1 है, इसका E2 और R2 है। जब इनको मिला के हम इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही बनाएंगे, फिर से C बनाएंगे, फिर से A बनाएंगे, करंट ऐसे जाएगी और एक मिल गया मुझे। अब मेरी कैलकुलेशन किसकी है, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, यहाँ से देख रहा हूँ कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं क्या करूं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन नंबर 1, मुझे I1 और I2 कैलकुलेट करना है, मेरा काम हो जाएगा। क्या ये ठीक बात है, और I यहाँ से कैलकुलेट करना है, चलिए कोई बात नहीं, पर इसको देखते हैं I1 कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फॉर फर्स्ट सेल, अगर मैं इसको पहला मानता हूँ, इसको और इसको दूसरा मान लेता हूँ बच्चों, तो फॉर फर्स्ट सेल अगर मैं करंट लिखना करंट क्या मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ, तो अब क्या लिखोगे, VV माइनस VD। ठीक, इसको V मान लेते हैं, क्यों मान लेंगे अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या लिखोगे, E1 माइनस I1 R1। क्या ये ठीक बात है। अब यहां से मैं I1 कैलकुलेट करना चाह रहा हूं बच्चों, तो I1 इक्वल टू, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो E1 माइनस V अपॉन R1 आएगा, ठीक बात। ठीक, फॉर सेकेंड सेल के लिए देखिए, क्या फिर से पोटेंशियल तो अभी भी वही है ना, V इक्वल टू VV माइनस VD, क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, बस अंतर क्या आएगा बच्चों, E2 I2 R2। यहां से अगर मैं I2 कैलकुलेट कर दूं तो I2 क्या मिलेगा मुझे, E2 माइनस V अपॉन R2। क्या ठीक बात है, हाँ या ना। चलिए, इतनी बात क्लियर हो रही है सबको। अब यहां से मैं अगर I, तो यहां से मुझे I की वैल्यू मिल जाने वाली है। क्या ये ठीक बात है। अगर मैं इस इक्विवेलेंट के लिए लिख दूं, पहले चलिए, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं बच्चों। जब इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिएगा, I इक्वल टू E1 माइनस V, E1 माइनस हमारा क्या है बच्चों, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। क्या ये ठीक बात है इतनी, हाँ या ना। क्या इतना हमको समझ में आ रहा है कि ये काम हुआ है, ठीक है।
अब मुझे यहाँ से बच्चों v इक्वल टू कैलकुलेट करना है, मेरा काम है v इक्वल टू कैलकुलेट करना, बस सिंपल। ठीक, अब कैसे करोगे वो देखो। आप अगर चाहो तो R1 R2 I इक्वल टू लिख लो यहाँ पे, और ये देखो कैसे लिखा है E1 R1 माइनस V अपॉन R1 E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ठीक, अब E1 E2 एक साथ कर दो, R1 R2 एक साथ कर दो, तो देखिएगा E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, ठीक, माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक बात है, इसमें से V कॉमन ले लिया मैंने, ये I इक्वल टू मिला। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V, अगर इसमें लोगे तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। क्या ये ठीक है? I इक्वल टू आप देख पा रहे हैं इतना। ठीक, अब पूरे का एलसीएम देखिए, इसको इधर लाइए, आप इसको इधर लेके आइए, तो आप देखिएगा जरा क्या होगा, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस का I। ठीक बात है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा बच्चों, E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन, देखिए ये R1 R2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, चाहो लिख लो एक बार, R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? R1 R2 यहाँ से फिनिश हो गया बच्चों, तो हमको फाइनली V इक्वल टू मिला E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक बात है बच्चों, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा फॉर इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे आप। फॉर इक्विवेलेंट वाले के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा, फॉर इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना। चलिए, तो जब फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, अगर इक्विवेलेंट सर्किट से लिखोगे तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, जरा ध्यान से देखो तो, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग 2 and 3। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि E इक्विवेलेंट है E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये ठीक बात है? और अगर आप R इक्विवेलेंट देखें तो सिमिलरली वैसे ही दिख रहा है जैसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ पा रही है बच्चों? तो देखिए, पैरेलल में जब अगर सेल लगे हुए हों तो हमको ए इक्विवेलेंट मिलता है, और अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो हमें आर इक्विवेलेंट मिलता है। क्या ये दोनों बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, E1 प्लस E2 अच्छा ये गड़बड़ हो गई बच्चों, ये प्लस में था ना, ये देखिए यहाँ से ये सारी बातें प्लस में हैं, तो ए भी प्लस में आएगा, ए भी प्लस में आएगा, और ये फाइनल हमारा भी ए भी प्लस में ही रहने वाला है। ठीक बात है इतनी? ये थोड़ा सा यहाँ पे वो गड़बड़ हो गई बात, ठीक, ध्यान दीजिएगा ये प्लस में। ठीक है, चलिए, तो ए इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आ गया, तो क्लियर है। कभी कभी ये 2 नंबर या 3 नंबर में बोर्ड में पूछता है बच्चों, पैरेलल वाला ज़्यादा पूछता है, तो कैसे किया, ये बात क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, चलिए कुछ बातें और आपको मैं इसके रिलेटेड समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए अगर एक सेल ऐसे है, एक सेल ऐसे है, एक सेल ऐसे है, एक सेल ऐसे है, एक सेल फिर ऐसे है, और करंट इस डायरेक्शन से जा रही है। आई ये मान लीजिए E1 R1 है, E2 R2 है, E3 R3 है, E4 R4 है। अब मैं अगर इसको कहूँ कि E इक्विवेलेंट लिखो, तो ध्यान से सुनना बच्चों, पोटेंशियल जब भी लिखिएगा आप, EMF लिखिएगा, नेट इक्विवेलेंट लिखिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस टर्मिनल से करंट बाहर आएगी
उसी का ईएमएफ का साइन लीजिएगा। इसमें किससे आ रही है? प्लस से, तो आपने लिखा प्लस E1। इससे किससे आ रही है? प्लस से, तो इसको लिखा प्लस का E2। इससे किससे बाहर आएगी? अगली डायरेक्शन माना है तो माइनस E3। इससे किससे बाहर आएगी? तो प्लस का E4। ये आपका E इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर सेल ऐसे लगी हुई हैं। तो अगर टर्मिनल आपस में कुछ बातें चेंज हैं तो कैसे करोगे? ये लाइन क्या समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? और R इक्विवेलेंट अगर इसका निकालना हो बच्चों तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये इक्विवेलेंट हो गया और ये R इक्विवेलेंट हो गया। अगर यही चीज पैरेलल में हो जाए, मान लीजिए पैरेलल में एक है, ये दूसरे से आ जाए, तब फिर क्या करेंगे? मान लीजिए एक तीसरा सेल है, ऐसे आ जाए, तब क्या करेंगे? मान लीजिए सब में इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, इसमें भी करंट ऐसे आ रही है, करंट की डायरेक्शन यही है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो फिर क्या करेंगे भाई? इसका R1, इसका E2 R2, इसका E3 R3। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको नेट एक जगह करना चाहेंगे, अगर सेल के ईएमएफ की बात है, अगर ये बैटरी होगी तो पोटेंशियल फिर कहते हैं कि आप पैरेलल में से, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से टर्मिनल पोटेंशियल अलग अलग हो सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल सेम होंगे लेकिन ईएमएफ जब निकालनी होगी वो अलग होगी बच्चों। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि पैरेलल में है सर तो पोटेंशियल तो सेम होता है। पोटेंशियल सेम होता है जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल। जब इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड हो तब की बात नहीं है, ईएमएफ इक्वल नहीं हो सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो आप बोलते हो ना कि पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होता है, वो टर्मिनल की बात कर रहे हैं, यानी V माइनस आई आर। और ये देखिए सारे सेल डिस्चार्जिंग मोड में है। ठीक है, ठीक है, जिस टर्मिनल से करंट बाहर आ रही है। तो अगर मुझे इसका ई इक्विवेलेंट लिखना हो तो मुझे क्या करना होगा? 2 का लिखना हमने सीखा है, 2 को मिला करके 1 बना दीजिए। पहले 2 का लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके काम करते हैं, 2 का ही ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो बच्चों लिखने में। ठीक है, और ये वाली हमारी ऐसे है। तो जरा गौर कीजिएगा, अगर मुझे इक्विवेलेंट लिखना है, अच्छा देखिएगा आर इक्विवेलेंट में किस टर्मिनल से करंट बाहर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, इसमें देखिएगा अगर मैं लिखूं तो E1 उसके ठीक सामने वाले सेल का रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट किससे आ रही है? बाहर से, तो मैं माइनस लिखूंगा। E2 और उसके ठीक अपोजिट वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1। और नीचे कोई साइन का चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंसेस सीधे सीधे जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, और R इक्विवेलेंट तो आपको जानते ही हैं, R1 R2 अपॉन नॉर्मली जैसे आप लोग आज तक करते आए हैं बच्चों, वही काम करना है। हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है? बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के पर्पज से बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ या ना? ध्यान देंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि थोड़ी सी कुछ बातें आप लोग समझ लें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती क्या है। जब किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो इस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मतलब कई सारे निकलते हैं डिपेंडिंग कि किस तरीके की प्लेट है। तो जनरली इस जो निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, चूंकि ये फोटोन है, ये किससे आ रहा है? फोटोन से आ रहा है। ये फोटोन है जिसकी अपनी एनर्जी है h न्यू। तो इससे जब फोटोन इस पे इंसिडेंट कराते हैं बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट करता है और दूसरी प्लेट की तरफ जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस इवेंट को, यानी कि सनलाइट की हेल्प से, यानी फोटोन की हेल्प से जब इलेक्ट्रॉन को हम एमिट कराते हैं, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट की एक मैथमेटिकल कहानी है जो कि आइंस्टीन ने बताई। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक। प्लांक ने जो क्वांटम थियरी दी थी उसके बेस पे जो है इसके बारे में बोला गया। तो ठीक है, तो जो प्लांक ने बोला वो ये बोला कि जो लाइट रेडिएशंस है, जो लाइट रेडिएशंस है वो टीनी पैकेट्स में, जो लाइट रेडिएशंस है वो टीनी पैकेट्स में इंसिडेंट होती है, जिसका नाम है क्वांटा। जिसका नाम है बच्चों क्वांटा। ठीक है, अब जो ये लाइट रेडिएशंस है और बाद में इसको क्या बोला गया? फोटॉन। क्या बोला गया बच्चों? फोटॉन।
एक फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है। मैं इस डेरिवेशन को समझा दे रहा हूँ, इसकी थियरी वगैरह आप लोग के पास होगी बच्चों, आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो इस h न्यू के न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी उस लाइट की। तो हाई रेडिएशन, लाइट रेडिएशन जो है वो कंसिस्ट करती हैं क्या, टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हमने बोला कॉल्ड, कॉल्ड क्या किया हमने उसे, क्वांटा। वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटॉन। ध्यान रखिएगा, बोल रहा हूं फिर से ध्यान से सुनिएगा। लाइट रेडिएशंस जो है, लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटॉन विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये बात आप लिख लीजिए सुन के ध्यान से बच्चों, ठीक है। और उसके पास एनर्जी होती है h न्यू। बाद में क्या हुआ कि हमने क्या किया कि एक फोटॉन कंसीडर किया जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी और उसके पास एनर्जी होगी h न्यू। तो आइंस्टीन ने कहा कि दिस एनर्जी, जो ये एनर्जी आ रही है बच्चों, दिस एनर्जी स्पेंट इन टू वेज, दो तरीके से एनर्जी ये खर्च होगी। कैसे भैया, अगर ये प्लेट है तो अगर ये फोटॉन आया h न्यू का, तो इसके पास जो एनर्जी थी यहाँ गिरी, उसने पहले इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को जब लिबरेट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन मेटल में बाउंड होता है एक मिनिमम एनर्जी से, जिसका नाम है बच्चों वर्क फंक्शन, जिसका नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसे बोलते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है मेटल में, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड होता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराना है यानी बाहर निकालना उस मेटल सरफेस से, तो आपको कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। अच्छा, जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इतनी एनर्जी तो उसको तोड़ने में, उसके बंधन को तोड़ने में लग गई, और जब वो ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, इस प्लेट की तरफ जाएगा जिसको हम कलेक्टर प्लेट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट, और इसको बोलते हैं हम लोग इमीटर प्लेट। क्लियर है, तो इसकी तरफ जाएगा। तो अब पहले तो निकल गया बाहर और उसके बाद ये चला, तो चला तो इसका मतलब वेलोसिटी से चला, यानी जो एनर्जी है वो दो तरीके से खर्च हुई। पहली वर्क फंक्शन में, किसमें बच्चों, वर्क फंक्शन में, ये वन टाइम होती है, खत्म हो गई। दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ये जो लाइट इंसिडेंट हुई, जो एनर्जी आई वो दो जगह खर्च हुई, ठीक है। पहली वर्क फंक्शन में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बधा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसमें वर्क फंक्शन में गया, और बाकी जो एनर्जी बच गई होगी, जो मान लीजिए 1 से ज्यादा ही आया होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई बच्चों। क्या ठीक बात है इतनी, हाँ या ना। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी में चली गई तो हमारे पास जो आइंस्टीन ने कहा वो ये कहा कि भैया जो के मैक्स होगा, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। इसका मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट हुई थी h न्यू, वो दो पार्ट में खर्च हो गई। पहले खर्च हो गई वर्क फंक्शन में और दूसरी पार्ट खर्च हो गई के मैक्स में। तो ये आपका बन गया फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। भाई एनर्जी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम उसके पास वो भी होगी। क्या ये ठीक बात है, समझ में आ रही है, हाँ या ना। ठीक, तो यही आइंस्टीन की इक्वेशन होती है बच्चों। यहाँ से कई बार इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा होता है h न्यू माइनस फाई नॉट, और h न्यू, इस फाई नॉट की वैल्यू होती है h न्यू नॉट, h कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू नॉट। आपको ये एनर्जी ऐसे भी कई बार दिखती है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जब भी पूछेगा बच्चों आइंस्टीन की, इसके साथ कुछ ग्राफ जरूर पूछेगा या कुछ इफेक्ट पूछता है, हम कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम ग्राफ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, ग्राफ्स। ठीक, अब ग्राफ जो भी ये कहेगा बनाने को, वो अलग अलग के बीच बोलता है बनाने को, ठीक बात है। तो अब मान लीजिए जैसे मैंने बोला, पहला जो हमारा ग्राफ है बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ये कभी हम बताएंगे आपको, लेकिन अगर इसने ऐसा बोला है तो फिर मुझे क्या करना होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा, क्योंकि काइनेटिक की वैल्यू जो होती है बच्चों ईवी नॉट, इसी को वी नॉट को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक बात। तो चलिए इक्वेशन हम जानते हैं, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब इसमें बोला है इसने ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अगर आप कंपेयर करें तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की इक्वेशन से कंपेयर हो जा रहा है। ठीक, अगर मैं इसको बनाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये सीधी सी बात है। क्या बनेगी बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगी वो जरा देख लीजिए। अगर ए वी नॉट है और ए आपकी न्यू है, तो ध्यान से देखिएगा स्लोप कैसी है,
पॉजिटिव है तो लाइन तो ऐसे ही बनने वाली है, ठीक बात। और सी को निगेटिव में कट कर रहा है तो मतलब इस एक्सिस को निगेटिव में कट करेगा, यानी कि ये लाइन जो है वो इस तरीके से बन के हमको मिलने वाली है। अच्छा, ये अगर एंगल थीटा है बच्चों तो tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं और स्लोप को m से डिनोट करते हैं। इसकी स्लोप यहाँ पे है कितनी, h/e के बराबर। और ये जो कट किया ये कितना है, फाई नॉट बाई ई के बराबर। ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। तो कभी कभी सीधे सीधे इस ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो आप लोग को याद रखना चाहिए। अगर इसी ग्राफ में मैं ईवी नॉट ना बोल के मैक्स और इसके बीच बोलता, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर मैं इसी में ये कहता कि के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाइए, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाइए, ठीक बात है बच्चों, तो फिर तो सीधे सीधे हमारे पास ये वाली इक्वेशन यूज हो जाती, जिसमें हम फिर से क्या देखते कि ये यहाँ से ऐसे बनती और इस समय जो स्लोप आता वो h के बराबर आता और जो ए आता है ये वर्क फंक्शन फाई नॉट आता। मैं इस इक्वेशन का यूज करता ए बनाने में, इस इक्वेशन का यूज किया मैंने ए ग्राफ बनाने में। क्या ठीक बात है ये दोनों, हाँ या ना? तो हम इस तरीके से इस ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बोलता है भैया, उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती, वो उस एक मिनिमम उसके बाद ही वो स्टार्ट होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इंटेंसिटी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे सब। ठीक है बच्चों, इतना यहाँ तक बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको देखिएगा। और भी इसमें ग्राफ होते हैं, लेकिन जब इस चैप्टर का मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं उसके एक एक ग्राफ को डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतने में यही बातें पूछता है। इंटेंसिटी का पूछेगा तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक लीनियर सी ग्राफ बन जाएगी, ठीक है। अगर मैंने बोला कि इंटेंसिटी वर्सेस न्यू की वैल्यू बताइए, इंटेंसिटी पे तो ये बिल्कुल सीधा सीधा हमारा बन जाता है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कैसे बनाया जा रहा है बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो ये इंटेंसिटी ना छोड़ के आप एक काम करिए, इसको करंट के बीच का बना लीजिए, ठीक है बच्चों, इसको करंट बना लीजिए। आई जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और इसके बीच का, तो ध्यान से समझिएगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है बच्चों, उसके बाद ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि फ्लो होती रहती है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी बातें हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या ये ठीक बात है सबको इतनी, हाँ या ना? ठीक है, और भी ग्राफ आपको दे सकते हैं बच्चों। इस ग्राफ पे न्यूमेरिकल होते हैं, जब इसके कॉन्सेप्ट वीडियो करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको मैं पूरी बात समझाऊंगा वहाँ पे, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी बात आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। क्या ठीक बात है इतना बच्चों? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 3 बातें हैं, तो इन 3 डेरिवेशन को तैयार करेंगे आप। प्रीवियस लेक्चर में भी 3 हो चुके हैं, तब तक हम 6 टॉपिक एक तरीके से समझिए कि डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर डेरिवेशन के साथ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को एक बार करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लिख के देखना है बच्चों, प्रॉपर मैं वो इतना ही लिख रहा हूँ जितना आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।